विचार व्यक्त किए जाते थे और कोई दिक्कत नहीं। ओके, यानी 2 साल से बंद हुआ है। स्वीकार कर रहा हूं ना, 2 साल से बंद हुआ है। पिछले साल से क्यों दिक्कत हो गई? वो वहां जाएंगे, वहां पर बिच्छू सांप और पता नहीं क्या क्या है, वहां तो है ही, बाहर से भी जाएंगे अंदर से भी जाएंगे, रिस्क हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो। तो क्या ये बिच्छू 2 साल से ही पैदा हुए हैं वहां पे? नहीं, 2 साल से नहीं, मेरे नजरिए में भी ये पहले वहां नहीं जाते थे। अगर इस सरकार को जरा से भी तमीज होती और इस देश के महापुरुषों के प्रति सम्मान होता तो एक पूर्व मुख्यमंत्री को जाने से रोकने की जगह वहां फूल मालाओं का इंतजाम करें। जहां पर भी होता है, जिस तरीके से होता है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। तो वहां क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बताया ना, सांप बिच्छू है वहां पर। और 2 साल से क्यों है? मैं शर्म की बात है कि आज जहां पे मूर्ति है उनके जन्मदिन पर जयप्रकाश नारायण के वहां सांप बिच्छू घूम रहे हैं। बताइए, अरे इनको तो साफ सफाई खुद करानी चाहिए। बिल्कुल है, जेपी ड्रामा है, बिल्कुल पूरे तरीके से बिल्कुल। अरे जेपी, अच्छा इनका ड्रामा मैं भी 10 सेकंड। कंपटीशन इस बात का है कि कौन कितना ज्यादा बेच सकता है। अच्छा, ठीक है। और कौन कितना ज्यादा फेंक सकता है। दो ही चीज की लड़ाई है भाजपा के अंदर। अच्छा, अखिलेश यादव खुद जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल वो मर्सिडीज और BMW की 3-3, 4-4 लाख की साइकिल चलाते हैं। फोटो डाले उन्होंने बहुत डाला। अरे मोदी जी के चश्मे का भी और सूट का भी जरा कीमत बता। BMW की साइकिल आती है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से चुनाव का माहौल देश में बन चुका है और इस बार चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड में। साथ ही साथ 16 राज्यों की 50 के आसपास की सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे। इनमें विधानसभा और लोकसभा की सीटें शामिल हैं। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तर प्रदेश में होने वाला 10 सीटों का उपचुनाव। हाल ही में इलेक्शन कमीशन में 10 में से 9 सीटों के लिए उपचुनाव की तो घोषणा कर दी थी, लेकिन एक जो सीट है वो मिल्कीपुर की सीट जो अयोध्या जिले में यानी कि फैजाबाद जिले में आती है, उसको लेकर के अभी चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। और इसी को लेकर के पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है कि क्यों आपने मिल्कीपुर के लिए उपचुनाव नहीं कराए। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वहाँ पर अभी एक पिटीशन कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी वजह से अभी इलेक्शन वहाँ पर नहीं कराए जा रहे हैं और फ्यूचर में जैसे क्लियरेंस मिलेगा तो इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन यदि हम कुछ दिन पहले हुई एक घटना की बात करें तो जब जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन था तो उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में उनका माल्यार्पण करना चाहते थे और जहां पर बीजेपी के शासन ने उनको वहां पर जाने से रोका था। तो आज के डिबेट वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस वजह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जेपी इंटरनेशनल सेंटर में जाने से रोका गया था। तब एंकर मानक गुप्ता ने यह कहा कि क्या वहां पर सफाई नहीं कराई जा सकती थी और क्या ऐसा कारण है कि उनको बार बार वहां जाने से रोका जा रहा है। जब यही सेम क्वेश्चन एंकर मानक गुप्ता ने पूछा बीजेपी प्रवक्ता सुयम त्यागी से कि भाई क्या रीजन था, आपने अखिलेश यादव को वहां पर क्यों नहीं जाने दिया, वो वहां पर क्या करना चाहते, वो वहां पर जाते जस्ट माल्यार्पण करते, पूजा अर्चना करते, प्रार्थना करते और वापस चले जाते, तो उनको रोकने का क्या रीजन था। तो यहाँ पर शिवम त्यागी ने बहुत ही सिली आंसर दिया कि वहाँ पर सफाई नहीं हो रखी है, वहाँ पर कीड़े मकोड़े होते या कुछ अनहोनी हो जाते पूर्व मुख्यमंत्री के साथ तो कौन जवाब देता। इसके बाद एंकर मानक गुप्ता, शिवम त्यागी और सपा प्रवक्ता के बीच में हो गई तीखी नोकझोंक। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी 2 साल से बंद हुआ है। स्वीकार कर रहा हूं ना, 2 साल से बंद हुआ है। पिछले साल से क्यों दिक्कत हो गई? जी, जब से सरकार डरने लगी, सरकार का भ्रष्टाचार आ गया, झूठ आ गया, तो स्वाभाविक है। ओके, ऑलराइट, शिवम त्यागी जवाब दीजिए। आप जयप्रकाश नारायण की विचारधारा के विरोधी हैं, आपके पास कोई महानायक नहीं है, इसीलिए आप अपनी फ्रस्ट्रेशन खासतौर से लोकसभा में यूपी में जो आप हारे उसकी अब जेपी की मूर्ति पर, अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर निकाल रहे हैं। हाँ, लेकिन इससे पिछले साल तो हम नहीं हारे थे, तब भी हमने यही कहा था कि भाई ऐसी कोई बात है। जबरदस्ती हर चीज को तिल का ताड़ बनाकर ये चाहते हैं कि बस ये बताते रहें कि हम जीतने वाले हैं, भाजपा हारने वाली, ये सब चीजें नहीं है। हमें अखिलेश जी की फिक्र है भाई, वो देश के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है, उनका प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में। वो वहां जाएंगे, वहां पर बिच्छू सांप और पता नहीं क्या क्या है, वहां तो है ही, बाहर से भी जाएंगे अंदर से भी जाएंगे, रिस्क हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो जाए कल इतने बड़े नेता के साथ। तो ये देश और ये राज्य ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। एलडीए ने बड़े शुद्ध शब्दों में कहा कि भाई वहां पर वो सफाई उस तरह की नहीं है, उस तरह की व्यवस्था नहीं है, आपसे निवेदन है कि आप ना जाएं। तो क्या ये बिच्छू 2 साल से ही पैदा हुए हैं वहां पे? नहीं, 2 साल से नहीं, मेरे नजरिए में भी ये पहले वहां नहीं जाते थे। अगर इनके पास कोई सबूत हो तो दे। ये तो कह रहे हैं हर साल जाते थे। मैं क्या कह रहा हूं, सबूत हो तो दे। मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से भी, जहां तक जितनी मेरी रिसर्च है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से भी ये 2 साल से पहले से नहीं जाते थे। लेकिन अब विषय एक चीज है, जब आपको मान लीजिए आप जेपी के मानने वाले हो सकते हैं,
आप गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले हो सकते हैं, या फिर एक जनसंघ भाजपा की तरफ से आप हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि आप जहां पर वो हैं वहीं पर जाकर, या जहां पर आपने सेंटर बनाया वहीं पर अगर आप माल्यार्पण नहीं करेंगे तो आप कम गांधीयन हो जाएंगे, या कम सोशलाइट हो जाएंगे, या कम भाजपाई हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय में उनकी जयंती पर सब पूरे देश के कार्यकर्ता आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं कि राष्ट्रीय कार्यालय जो जहां पर भी होता है जिस तरीके से होता है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। तो वहां क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बताया ना, सांप बिच्छू है वहां पर, और 2 साल से क्यों है? मैं ऐसा क्योंकि बंद पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पर उस मामले में घोटाले को लेकर किया गया? क्योंकि कहा जाता है और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं कि वहां पर घोटाले का एक विषय है, लेकिन मैं अब एक चीज, हो गए। हाँ, लेकिन अब घोटाले में तो 15-15 साल बाद भी कन्विक्ट होते हैं इस देश में। अब क्या करें बताइए, 7-8 साल से, सॉरी 7-8 कहां, 10 साल से तो राहुल गांधी और उनकी माता जी वही केसेस झेल रहे हैं। तो चलता है ये, इस देश में भ्रष्टाचार का प्रकार कुछ इसी तरीके से चलता है। परंतु राजनीतिक मुद्दा बनाने का जो विषय है वो एक एंगल है कि इसको जबरदस्ती इस तरह की चीजें इस तरीके से एक मोड़ दिया जा रहा है, जब आपको कह दिया गया किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कि भाई यहां पर ये बंद है और आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप नहीं चाहते कि आप यहां आए, आपसे निवेदन है कि आप कहीं पर भी माल्यार्पण करें, अपने घर पे करें, आपके पास कार्यालय है, सब कुछ तो है। तो क्या ड्रामा कर रहे हैं ये? बिल्कुल है, जेपी ड्रामा है, बिल्कुल पूरे तरीके से, बिल्कुल। अरे जेपी, अच्छा इनका ड्रामा, मैं अभी 10 सेकंड आपने मुझे बोल ही दिया, मैं सोच रहा था कि चलो अगले हिस्से में रखे। जेपी का पहला सिद्धांत परिवारवाद के पूर्ण खिलाफ थे कि नहीं, पहला सिद्धांत था। आज ये कल ही इन्होंने 6 सीटें अनाउंस करी हैं। अब देख लीजिए, करहल में तेज प्रताप यादव, इनके खुद के भतीजे, लालू यादव जी के दामाद, सीसमाओ इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी, मंजुआ में ज्योतिबिंब पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी, कटेरी में सांसद लालजी वर्मा जी की वाइफ, मिल्कीपुर में सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे। अरे भाई, पैदा हुए परिवारवाद में। दूसरा उनका सबसे बड़ा विरोध था, इंदिरा जी के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया था, भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा वो मुखर होकर रहते थे। सारी तो भ्रष्टाचारियों के साथ बैठकर दिन रात रिश्तेदारी आपकी। आप क्या सोचते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में? मैं मानता हूं जेपी की विचारधारा, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह की जेपी जी की विचारधारा थी वो इस देश में वाकई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 1948 के बाद से ही जिस तरीके से वो कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने इस देश में अलग जगाया और मोर्चा खोला, सरकारों के खिलाफ बोलना, एक बड़ा उन्होंने मूवमेंट डेवलप किया और उससे बड़े नेता निकले देश के। पर आपकी विचारधारा से तो मिल नहीं खाती ना। विचारधारा से महापुरुष, मुझे लगता है कि किसी विचारधारा में बंद नहीं हो सकते। बहुत सारे महापुरुषों से हो सकता है हमारी विचारधारा मेल खाती या ना खाती हो, लेकिन वो इस देश के महापुरुष हैं, इसको कोई नकार ही नहीं सकता। जेपी को कौन नकार सकता है? जब इस देश में अत्याचार था, जब इस देश में कांग्रेस ने आतंक किया हुआ था, उस समय उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। चाहिए 99 में भारत रत्न तो आप ही की सरकार के दौरान दिया गया था। आपने मुझसे पहले ही कह दिया, लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, बावजूद उसके उस मूवमेंट से जितने भी लोग निकले, क्या वो वाकई जेपी की विचारधारा पर हैं? क्या लालू प्रसाद यादव वाकई बीजेपी की विचारधारा पर हैं? वो कह सकते हैं क्या समाजवादी समाजवादी विचारधारा वाले जो आपके सहयोगी हैं उनको घेर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि अब इस सरकार से समर्थन वापस लीजिए। वो असली विचारधारा बीजेपी के खिलाफ है। भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं, बाप बेटे का परिवारवाद का आरोप उन पर नहीं, असली विचारधारा तो वही चला रहे हैं। सच पूछो। ओके, सुनील साहब जवाब दीजिए। सुनील बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं डिबेट में। सब कुछ इनके परिवारवाद भी करेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद कहेंगे हम जेपी जी को मानते हैं। नहीं मानते आप? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी जानकारी अधूरी है। मैं तो ये कहूंगा जब नेशनल टीवी पर बैठे तो जानकारी लेकर के बैठे, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमको माननीय अखिलेश यादव जी की चिंता थी। क्या यही सच है? क्या आपको माननीय अखिलेश यादव जी की चिंता थी? उनके पास Z+ है, सुरक्षा की चिंता थी, तो आपने 3 क्यों लगा दी? अरे कोई समाजवादी जाकर के चला जाता, माल्यार्पण कर देता? नहीं, इनकी मंशा है उसको बेचने की। और हमको तो याद है, हम लोगों ने पढ़ा है, मैं बीच में बोलना कि जब पटना में रैली जयप्रकाश जी ने की थी तो सबूत दे दीजिए बेचने की मंशा कैसे है। और अटल जी ने भी उनकी प्रशंसा की है, उनके विचारों से ओतप्रोत थे। लेकिन दिक्कत क्या है, अब ये भारतीय जनता पार्टी अटल जी वाली पार्टी नहीं, मैं कह रहा हूं बेचने की मंशा कैसे पता चली आपको? कंगना रनावत जी के विचारों वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये उसको बेचना चाहते हैं। जैसे सुनील जैसे बेचने का प्लान क्या है जरा बताइए, हमने तो कहीं सुना नहीं है, हमारी रिसर्च में कहीं नहीं आया। ये आपके पास क्या जानकारी है बेचने वाली? देखिए ऐसा ना, मानक जी जब इन्होंने प्लासियो मॉल बेचा था तब भी आपने नहीं सुना था और इन्होंने बेच दिया। दरअसल ये पूरी भारतीय जनता पार्टी आई थी देश को बनाने के लिए,
पूरे देश बेचने में लगे हैं। मोदी जी अलग बेचने में लगे हैं, योगी जी अलग बेचने में लगे हैं। कंपटीशन इस बात का है कि कौन कितना ज्यादा बेच सकता है, अच्छा, ठीक है। और कौन कितना ज्यादा फेंक सकता है। ठीक है। दो ही चीज की लड़ाई है भाजपा के अंदर, अच्छा ठीक है, ओके। बेचने की और ओके, फेंकने डॉक्टर की। पंकज श्रीवास्तव। उसमें हम लोग क्या करें, ऑलराइट, मैं आम कांग्रेस जनता का क्या स्टैंड करे। भी, एक मिनट कांग्रेस का स्टैंड भी समझ ले जरा। ये अखिलेश जी ड्रामा कर रहे हैं क्या पंकज भाई, या फिर ये वाकई सही मायनों में उनको रोका जा रहा है और एक साजिश है ये? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो कहा कि 10 साल से राहुल गांधी जी और सोनिया जी पर भी मुकदमा चल रहा, बात सही है। भारत की न्याय व्यवस्था ऐसे है। इन्हें फंसा दिया इसको। 2002 के दंगों के आरोपित माननीय मोदी जी 12 साल बाद क्लीन चिट पाए। तड़ी पार रहे गृह मंत्री जी, गलत। अमित शाह जी तड़ी पार किए गए, राज्य में गलत। घुसने से रोका गया। अरे, गलत, नहीं राज्य में हुए ही नहीं है, राज्य ये में बड़ा, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। राज्य में घुसने से रोका गया नहीं, उन्हें? ये फैक्चुअली अच्छा, क्या इनकरेक्ट किया है, गया नहीं है। आप बता दीजिए। आप पहले बात कर लीजिए, मैं आप बता दीजिए। अमित, पहली बात, देखिए, अमित, मूल हमें बात क्या है? आपने कहा पूरी बात कर दूं तो आप हाँ, जवाब ठीक है। अमित शाह जी इस देश में कभी भी तड़ीपार नहीं रहे, ये झूठी और फर्जी बात है, और इस पर मैं इन पर केस भी करूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं क्यों। अमित शाह जी को जब जेल भेजा गया, सही 90 दिन बाद उनको अहमदाबाद कोर्ट से बेल मिली। बेल मिलने के बाद आमतौर पर क्या होता है कि जब आपको बेल मिलती है तो ऑर्डर ही आने में शाम हो जाती है, लेकिन वहां पर जिस तरह की स्थितियां बनी, ऑर्डर निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला फाइल हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कोई मुर्तजा करके जज हुआ करते थे, उनके पास उनके घर में, आमतौर पर आतंकवादियों की सुनवाई ऐसी होती है, उनके घर में वो केस सुना गया। केस सुनने के बाद ये डिफेंस रखा गया कांग्रेस सरकार के लॉयर्स की तरफ से कि भाई वहां पर अगर वो राज्य में जाएंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। खुद इधर से राम जेठमलानी जी ने अंडरटेकिंग दिया था कि हम नहीं जाएंगे। तड़ीपार का अर्थ होता है कि या तो पुलिस या कोर्ट उसको घोषित करे, कुछ नहीं हुआ ऐसा। बेकार की बातें करते हैं। अब आप कैरी ऑन चलिए, आप कुल मिला के आप ये कह रहे हैं, ये तो मान रहे हैं कि वो वहां नहीं जा पाए। अरे भाई, हमने अंडरटेकिंग दिया था, तो तड़ीपार कैसे अरे होगा? मुद्दा सुनिए साहब, मैं कह रहा हूं कि उनको भी लग गए 10-12 साल। मैं बस ये कह रहा हूं, यहाँ मुद्दा ये है। बिल्कुल ठीक तो बात। भारत की न्याय व्यवस्था है, वो भी छूट गए। मुझे लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी पर भी जो फर्जी केस हैं, बहुत जल्दी उसका सच्चाई सामने आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा कि ये क्या नाटक कर रहे हैं। अगर ये गवर्नेंस पे जरा सा भी यकीन करते तो पूर्व मुख्यमंत्री जो पिछली बार गए, आपने विवाद किया और इस बार भी वो जाना चाह रहे थे, आप थोड़ी साफ सफाई करा देते। आज 11 अक्टूबर है, जेपी आपके इतने बड़े सभी के पुरोधा हैं, और जेपी सिर्फ 48 से नहीं, वो 42 के नायक हैं, महानायक हैं भारत छोड़ो आंदोलन के। आज का डिबेट वीडियो देखने के बाद आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि बीजेपी यूपी में अखिलेश यादव को किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहती है। यदि किसी भी तरीके का कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है या किसी हमारे देश के बड़े नेता का जन्मदिन होता है या उनको श्रद्धांजलि देने का कोई अवसर होता है, तो वहाँ पर अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की जाती है। और ये जो रोकने का खेल है, यही क्या कर देता है, अखिलेश यादव को पॉपुलर कर देता है और वो पूरी देश की मीडिया में एक बार फिर से छा जाते हैं। और बीजेपी को कहाँ जाना पड़ता है, बैकफुट में। और इस प्रकार से किसी भी नेता को रोकने की राजनीति सही नहीं है। आज बीजेपी की सरकार है तो वो समाजवादी पार्टी के नेता को रोक रहे हैं, कल समाजवादी पार्टी की यदि सरकार आ जाएगी तो वो बीजेपी के नेताओं को रोकेंगे। तो ये जो रोकने टोकने की बात है, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता के मुद्दों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और हर सरकार का ये कर्तव्य है कि वो जनता के मुद्दों को आगे रखते हुए काम करती रहे। और इस प्रकार के जो प्रोग्राम है उनमें सभी नेताओं को शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो या किसी भी पार्टी का हो। तभी जाकर के राजनीति में जो आपसी सौहार्द है वो बना रहेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।